हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे चल रही है पढ़ाई? फर्स्ट डे किसी का है? कोई बच्चे जो न्यू ऐड हुए हैं इस बैच में? आपका फर्स्ट डे बच्चा? कहाँ से आए हो? नहीं नहीं, मतलब न्यू हो या ट्रांसफ़र है? पहले एडमिशन था या एडमिशन ही अभी हुआ है? अभी एडमिशन हुआ है आज? और कोई? और कोई भी जो न्यू हो बैच में? ठीक है, अब बैच एक्सेस मिल गया बच्चा आपको, तो पुराना जो भी है देखना। ठीक है, और जहाँ पे भी हेल्प चाहिए होगी आपके, सैटरडे को भी मेगा डाउट क्लासेस होती हैं, तो उसमें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और जहाँ पे भी फिजिक्स वगैरह स्पेशली। ठीक है, चलो ओके, अब स्टार्ट तो करते हैं। आप लोगों को कल के पेपर के बारे में थोड़ा सा पता चला बच्चों, कि थोड़ा सा जो करंटली 5 से 6 साल का लास्ट ईयर का पेपर का ट्रेंड था, उसको ब्रेक करके, है ना, रिटर्निंग बैक टू द ओल्ड टाइप जैसे पहले आता था, उस तरह का पेपर ये आया है। ये पता चला आपको, है ना? तो इसको, अगर आपको ये पता चल गया है, तो अब इस पे आपको वर्क करना है ना, क्योंकि आपके पास तो बहुत बढ़िया टाइम है। यू हैव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम, कि अभी से आपको ये करना है कि जो भी चैप्टर आप करते जा रहे हो, स्पेशली फॉर द फिजिक्स, स्पेशली फिजिक्स में और इन सब्जेक्ट्स में, जो भी केमिस्ट्री में, इवन बॉटनी जूलॉजी भी जो पेपर आया था, जैसे एवरेज हम लोग बोलते थे पहले, ऐसा पेपर आ रहा था कि आधा घंटे से 40 मिनट्स मैक्स में पूरी बॉटनी जूलॉजी हो जानी चाहिए। अभी ऐसा पेपर था कि 2-2 3-3 साल ड्रॉप किए हुए बच्चे 1 घंटे में जूलॉजी बॉटनी नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज पेपर वॉज नॉट टफ, नथिंग वॉज फ्रॉम आउट ऑफ एनसीईआरटी। एक चीज भी नहीं थी जो एनसीईआरटी से बाहर पूछी गई हो। एनसीईआरटी के लाइंस में, एनसीईआरटी के समरी में, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज में, एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन की बुक आती है, जिसको कहते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, है ना कहीं से उन्हीं से क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, बस ये था कि बच्चों ने उस तरह की क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं किया था, लेंदी थे, पढ़ने में टाइम लग रहा था, तो वो बच्चों का टाइम लॉस हुआ। और नीट तो पूरा टाइम है, नीट पूरा क्या है? टाइम। ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपको आपके टाइम पे ये एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, तो एक्सपेरिमेंट ही कहेंगे इसको, क्योंकि 6 साल से जो पेपर आ रहा था, सडनली वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाए, है ना? कहाँ तो 650 पे, 650 पे लास्ट ईयर गवर्नमेंट कॉलेज मिलना बंद हो गया था, कट ऑफ वॉज 650, और अब हो सकता है ऐसा ट्रेंड हो कि हाईएस्ट मार्क्स इज 650। समझ रहे हो? लास्ट ईयर ये था कि 650 के बाद गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ही नहीं, और इस साल ये हो रहा है कि हो सकता है टॉपर के 650 660 आ जाए। समझ आ रहा है? तो ये एक्सपेरिमेंट आपके साथ नहीं हुआ, तो आपका 2027 का पेपर हो सकता है बहुत इजी आ जाए। अब तैयारी करो उस तरह की, पर पेपर बहुत इजी आ जाए, वो अच्छी बात है, दैट इज अ गुड थिंग। वो बैड सिनेरियो नहीं होगा आपके लिए कि आपने तैयारी नहीं की और पेपर वैसा आ गया। दोनों की तैयारी रखनी है आपको। एक तैयारी रखनी है आपके फॉर योर दिस इजी पेपर तो आ ही सकता है, बट अगर थोड़ा भी पेपर टफ, नॉट बिकॉज आउट ऑफ एनसीईआरटी कि कोई पीजी या बीएससी लेवल की चीजें पूछ ली गई हो, टफ बिकॉज इट रिक्वायर्स कंसंट्रेशन, इट रिक्वायर्स थिंकिंग, इट रिक्वायर्स कैलकुलेशन, इट रिक्वायर्स पेपर सॉल्विंग, इसीलिए टफ था वो। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग पेपर बोल सकते हो, और टाइम ही बहुत बड़ा फैक्टर नीट में है। ये पहले भी होता था, 2016 तक 17 तक जो पेपर आते थे, उसमें पूरा पेपर नहीं करते थे बच्चे, 45 क्वेश्चन आते थे। अभी सेक्शन भी आने लगा था ना, जो हट भी गया, आपको तो पता भी नहीं चला कब आया कब गया, आपके पहले ही आ गया, चला भी गया। एक सेक्शन भी आता था जिसमें ऑप्शनल में क्वेश्चन रहते थे। तो अब ये ट्रेंड आ गया था कि 180 में 180 करना है और 720 मार्क्स आ रहे हैं। आप 2016 से पहले देखना, 720 एकदम रेयरेस्ट है, आते ही नहीं थे, क्योंकि पूरा पेपर ऐसा था ही नहीं कि 45 के 45 क्वेश्चन बच्चा अटेम्प्ट कर पा रहा है, कर ही नहीं पाता था। लेंदी पेपर्स आते थे, जिसमें कि बच्चा फिजिक्स में अगर 35-40 अटेम्प्ट कर ले तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। समझ आ रहा है? तो आपको दोनों तरह के पेपर के लिए तैयारी करनी है। इट इज़ अ गुड थिंग कि अभी से चीज़ें आपको पता चल गई हैं।
क्योंकि पहले चैप्टर्स ही अभी आप पढ़ रहे हो, उस तरह की तैयारी आपको करनी है, ठीक है। दूसरा, आपका जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था, वो आपका जो एग्ज़ाम है वो 11 मई को है ना। और 11 मई वाले टेस्ट के लिए अब सेम सिलेबस है। ऐप पे अनाउंसमेंट हो गया था ना आपके, ऐप पे अनाउंसमेंट था ना, है ना। तो 11 मई को वो टेस्ट है आपका। और बोल देती हूँ, उनके लिए भी बोल दिया बच्चों। और दूसरा बैच चेंज, मैं ये बोल रही थी कि जो आपका बैच है वो सेकेंड फेज का है। सेकेंड फेज मतलब यहाँ पे अभी 11th के 3 बैचेस चल रहे हैं, बट आपका टेस्ट उनके साथ नहीं होगा। एक बैच फर्स्ट फेज का है और 2 बैचेस जो आप लोग होगे वो सेकेंड फेज के हैं। सेकेंड फेज मतलब कि दे हैव ज्वाइंड 2 वीक्स अर्लियर देन यू, तो उसके साथ आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आपके पर जो AITS होंगे ना वो एक साथ होंगे, माइलस्टोन्स जो होंगे वो आपके अलग अलग होंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नाउ लेट अस स्टडी। उस दिन हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने उस दिन डेंस, है ना, डेंस रेगुलर इरेगुलर, और डेंस रेगुलर में भी, हाँ, डेंस रेगुलर में भी टेंडन, और लास्ट टॉपिक ये पढ़ा था, ठीक है। तो बोन टू बोन कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट, है ना। और इनएलास्टिक कौन होता है? इनएक्सटेंसिबल टेंडेंस। इनएक्सटेंसिबल कौन होता है? टेंडेंस होता है ना। दोनों ही डेंस रेगुलर का एग्जाम्पल है। अब हम क्या पढ़ेंगे? वी आर गोइंग टू स्टडी स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। और स्पेशलाइज इसको क्यों बोलते हैं ना, क्योंकि इसमें स्पेशलाइज सेल्स हैं, और स्पेशलाइज सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो स्पेशल तरह की मैट्रिक्स का सिक्रीशन करते हैं, स्पेशल तरह की मैट्रिक्स का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ रहे हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल, ठीक है। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, नाम से ही पता चल रहा है, स्केलेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी का एंडोस्केलेटन बनाता है। बॉडी का क्या बनाता है? एंडोस्केलेटन, ठीक है। हमारे बॉडी का एक्सोस्केलेटन तो स्किन है। एक्सोस्केलेटन क्या है बच्चों? एक्सोस्केलेटन स्किन है। और हमारे बॉडी का इनर फ्रेमवर्क, स्केलेटन का मतलब होता है फ्रेमवर्क, जिसके ऊपर फिर मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, ये सारी चीजें डिपॉजिट होती है, ठीक है। तो जो एंडोस्केलेटन है हमारा, वो बनता है फीटल स्टेज, जब एक बेबी अपने मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहा है तो उसको फीटस कहते हैं। और फीटस के जो बेबी मदर के यूट्रस में डेवलप होता है, उसके मोस्ट ऑफ द एंडोस्केलेटन किसका बना रहता है? कार्टिलेज का रहता है, ठीक है। और धीरे धीरे कार्टिलेज जो होता है वो रिप्लेस होता है किससे? बोन से, ठीक है। धीरे धीरे कार्टिलेज जो होता है वो रिप्लेस होता है किससे? बोन से। अभी ये लाइन लिखी हुई नहीं है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपका एक चैप्टर है आगे, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो जब आप मूवमेंट एंड लोकोमोशन आगे पढ़ोगे ना, तो उसमें भी आपका कार्टिलेज और बोन वाली ये लाइन वहां लिखी है, वहां पे ये लाइन लिखी है कि द मोस्ट ऑफ द स्केलेटन ऑफ द fetus is made up of cartilage and which is slowly replaced by the bone। दो चीजें होती हैं, मोस्ट ऑफ द केस में तो बोन कार्टिलेज को रिप्लेस कर देता है। जैसे ये सब पहले पूरा कार्टिलेजनस था, ये पूरा रिब्स हो गए, हैंड के बोन्स, लेग के बोन्स, बैक के वर्टिब्रल बोन्स, ये सब पहले क्या बना हुआ था, और फिर किससे रिप्लेस हो गया? बोन। और कई जगह ऐसे है, जैसे ये बोनी है कि नहीं है, यहां भी पहले कार्टिलेज था पर कार्टिलेज रिप्लेस नहीं हुआ, कार्टिलेज के ऊपर बोन बन गया। स्कल के केस में क्या है? कार्टिलेज तो है ही, उसके ऊपर बोन का डिपोजिशन हो गया, ठीक है। तो दिस फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन ऑफ द बॉडी, कार्टिलेज एंड द बोन। क्योंकि एंडोस्केलेटन बनाता है इसलिए इसका नाम क्या है? स्केलेटल कनेक्टिविटी, ठीक है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन
जो आपके टिश्यू से आता है, अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो आपके टिश्यू से आता है, वो आता है कि बोन कार्टिलेज से क्यों डिफर करता है या कार्टिलेज बोन से क्यों डिफर करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि दोनों स्केलेटल हैं पर दोनों में कुछ क्या है, डिफरेंसेस है। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों जो स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू है ये सॉलिड होता है। कैसा होता है ये, सॉलिड। सॉलिड और रिजिड का मतलब अलग अलग है। सॉलिड बोल रही हूँ मैं, रिजिड नहीं बोल रही हूँ। आई एम सेइंग कि इसकी मैट्रिक्स कैसी होती है, सॉलिड। मैट्रिक्स स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की सॉलिड होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। फर्स्ट वी विल स्टडी कार्टिलेज, देन वी आर गोइंग टू स्टडी द बोन। ठीक है, अच्छा एंडोस्केलेटन का काम क्या क्या होगा। सबसे पहले तो प्रोटेक्शन। एंडोस्केलेटन है ना, फ्रेमवर्क बना रहा है, ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन भी करता है ना। जैसे स्कल है, ब्रेन का प्रोटेक्शन। वर्टिब्रल कॉलम है, किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड को। और जैसे रिब्स है, स्टर्नम है, हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है ना। तो प्रोटेक्शन है। फिर और क्या करता है, अलोंग विद द मसल्स दे हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, है ना। बोन और स्केलेटन अलोंग विद द मसल्स हेल्प्स इन द मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ठीक है, बोन का एक काम आप ये भी कह सकते हो, क्वेश्चन अगर आता है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, और एक फंक्शन लिखा है कि कैल्शियम स्टोर हाउस है बोन। क्या है, कैल्शियम का, ये फंक्शन भी आप ट्रू बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि अभी आप पढ़ोगे कि बोन की मैट्रिक्स में कैल्शियम के सॉल्ट्स डिपॉजिटेड होते हैं। ब्लड में जब कैल्शियम कम होता है तो बॉडी कहां से लाती है, इसीलिए बोन वीक हो जाता है। आप कैल्शियम मत खाओ, बोन क्यों वीक होता है, कैल्शियम नहीं खाने से बोन क्यों वीक होता है। आप कैल्शियम नहीं खाओगे तो ब्लड में कैल्शियम क्या होगा, तो बॉडी क्या करेगी, बोन से कैल्शियम निकालेगी, तो बोन क्या हो जाएगा, ये रीजन। समझ आया। तो कैल्शियम का क्या है, ये रिजर्व। कैल्शियम का क्या है ये, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आता है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल कनेक्टिव। ठीक है, इसको लिख लेंगे हम लोग। अब पहले हम कार्टिलेज पढ़ लेते हैं। लेट अस फर्स्ट स्टडी द कार्टिलेज। कार्टिलेज पढ़ते हैं। कार्टिलेज, नाउ सी कार्टिलेज कैसा होता है, डायग्रामेटिकली पढ़ लो इसको। एनसीईआरटी ने जो डायग्राम दिया है आएगा वही। ठीक है, मैं ये समझाने वाले डायग्राम आपका बना रही हूँ। क्या क्या पढ़ोगे, कनेक्टिव टिश्यू है तो क्या क्या पढ़ोगे आप इसमें, मैट्रिक्स, सेल्स, फाइबर, तीन चीजें है ना। कनेक्टिव टिश्यू कोई भी हो, क्या क्या पढ़ोगे, मैट्रिक्स, सेल्स, फाइबर। ठीक है, तो लेट अस स्टडी इट। सबसे पहले मैट्रिक्स पढ़ते हैं कि कार्टिलेज की मैट्रिक्स कैसी है। ये तो आपने पढ़ लिया कि सॉलिड है, सॉलिड तो है। सॉलिड के साथ एक टर्म जुड़ जाता है, प्लाएबल। सॉलिड होने के साथ साथ मैट्रिक्स कैसी है, प्लाएबल मैट्रिक्स है। अब ये प्लाएबल टर्म का मतलब क्या है, प्लाएबल का मतलब होता है, बेसिक इसका मतलब है रेजिस्ट कंप्रेशन। आप दो चीजें देखो, एक देखो क्ले, एक देखो स्पॉन्ज। क्ले एंड स्पॉन्ज, क्ले को कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, शेप चेंज कर जाएगा, रिबाउंड नहीं करेगा। और स्पॉन्ज को करोगे तो बस यही रिबाउंड कार्टिलेज भी कर सकता है। कार्टिलेज कंप्रेसिबल है, कार्टिलेज क्या है, कंप्रेसिबल, पर कंप्रेस होके शेप चेंज नहीं करता। कंप्रेस होता है, थोड़ा दबता है, पर वापस शेप लेता है, इसीलिए तो सॉलिड है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का टर्म क्या है, इट इज प्लाएबल। इसको क्या कहते हैं, प्लाएबल कहते हैं। ठीक है, देन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि क्यों है ये ऐसा। अगर आप इसकी मैट्रिक्स देखोगे तो इसकी जो मैट्रिक्स है ना वो सेमी रिजिड है। रिजिड नहीं बोलोगे, कैसी है, सेमी रिजिड। अब किसी भी चीज की मैट्रिक्स वैसी क्यों है, क्योंकि उसमें वैसे केमिकल्स है, क्योंकि उसमें वैसे क्या है, केमिकल्स। तो कौन से केमिकल्स है, अब एनसीईआरटी यहाँ तो लिखता नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी सारी चीजें एक जगह नहीं लिखता है, कहीं कहीं पे लिख देता है कि आप उसको ढूंढ ढूंढ के पढ़ते रहो और फिर वो आपको पेपर दे दे, ऐसा है ना। तो मूवमेंट लोकोमोशन में एनसीईआरटी ने लिखा है कि प्लाएबिलिटी क्यों होती है, प्लाएबल बिकॉज ऑफ इसमें प्रेजेंट होता है कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स। इसका जो प्लाएबल नेचर है मैट्रिक्स का, जो ये थोड़ा दबता है, उसका रीजन क्या है, इसके मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है,
कॉन्ड्रॉइटिन सॉल्ट, मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर में एग्जैक्टली ये लाइन ऐसी लिखी हुई, ठीक है, कि कार्टिलेज इज प्लायबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रॉइटिन सॉल्ट्स के कारण, ठीक है। मैट्रिक्स समझ आ गया कैसा है? मैट्रिक्स सेमी रिजिड है, सॉलिड है, प्लायबल है, और मैट्रिक्स में क्या है? कॉन्ड्रॉइटिन सॉल्ट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इसकी मैट्रिक्स है, सपोज दिस इज द मैट्रिक्स, ठीक है, सॉलिड है ऑब्वियसली, मैट्रिक्स इज सॉलिड, ठीक है। अब मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है? सेल्स, क्योंकि मैट्रिक्स कहाँ से आया? सेल से ही, सेल्स ही मैट्रिक्स को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स सॉलिड है और इसके अंदर आपको दिखेंगे कार्टिलेज के सेल्स। अब ये क्या है? तो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज लैक्यूने। इन स्पेसेस को क्या कहते हैं? लैक्यूने कहते हैं। दीज स्पेसेस आर कॉल्ड एज लैक्यूने कहते हैं। इन स्पेसेस को क्या कहते हैं? दीज स्पेसेस आर कॉल्ड एज द लैक्यूने। इन स्पेसेस को क्या कहते हैं? दीज स्पेसेस आर कॉल्ड एज द लैक्यूने, ठीक है। आपको कार्टिलेज के सेल्स बच्चों इसी लैक्यूने के अंदर दिखेंगे। कार्टिलेज के सेल्स कहां दिखेंगे आपको? लैक्यूने में। अब देखो, एक लैक्यूने में एक सेल दिख रहा है, दो दिख रहा है, तीन भी दिख सकता है, और मैक्सिमम कितना दिख सकता है? मतलब ईच लैक्यूने में एक कभी नहीं दिखेगा, ईच लैक्यूने में आपको 2 to 4 सेल्स दिख सकते हैं। क्या दिख सकते हैं? 2 to 4 सेल्स। और इन सेल्स को कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। इन सेल्स को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। द सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। तो बस हो गया, ये सेल्स हो गए कॉन्ड्रोसाइट्स। यही मैट्रिक्स का सिक्रीशन करते हैं, यही सेल्स मैट्रिक्स का क्या करते हैं? सिक्रीशन। एक लैक्यूने में कितने कॉन्ड्रोसाइट्स दिखेंगे? 2 से 7। एक सिंगल कभी नहीं दिख सकता, सिंगल कभी नहीं दिखेगा, समझ आ गया। तीसरी चीज क्या थी? फाइबर। तो कार्टिलेज में आपको फाइबर कैसा दिख रहा है? दिस इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन आपके एनसीईआरटी में है नहीं, तो आपको पढ़ना नहीं है। आगे जब आप कहीं कहीं पे फिजियोलॉजी पढ़ोगे ना, वहां पे आपको ये पर मिल जाएगा। जैसे कि आई एन ईयर तो आप सिलेबस से निकल गया है ना। ईयर में जब आप पढ़ोगे, जैसे ये वाला जो पार्ट है, या टिप ऑफ द नोज, ये वाला जो पार्ट है, यहां पे इलास्टिक कार्टिलेज होता है। अब आप सोचो, मैं कार्टिलेज को इलास्टिक क्यों बोलूंगी? क्योंकि उसमें फाइबर, येलो फाइबर दिख रहा है। मैक्सिमम कौन सा फाइबर दिख रहा है? अगर मैं कह रही हूं कि कार्टिलेज का नाम है व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज, कौन सा फाइबर दिख रहा है? व्हाइट कोलेजन फाइबर, ठीक है। बट क्लासिफिकेशन आपको पढ़नी नहीं है, यू डोंट हैव टू स्टडी द क्लासिफिकेशन। मैंने आपको नाम बता दिए, ठीक है। तो जिस तरह का फाइबर दिखेगा उस तरह का कार्टिलेज होगा, जिस तरह का फाइबर दिखेगा उस तरह का क्या होगा? कार्टिलेज होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या लिखा? फाइबर इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसा फाइबर वैसा कार्टिलेज, ठीक है। लास्ट बात, आप मेरे को एक बात बताओ, जो ये कार्टिलेज है पूरी सॉलिड मैट्रिक्स है इसकी, इट हैज गॉट अ सॉलिड मैट्रिक्स, है ना। ब्लड वेसल्स कहाँ होंगे? मैट्रिक्स तो सॉलिड है। आपको ट्यूब और रॉड पता है क्या होता है? ट्यूब इज समथिंग विच इज हॉलो, स्पेस है, तो उसमें से कुछ पास कर सकता है। रॉड कैसी होती है? सॉलिड। रॉड इज सॉलिड, तो उसमें से कुछ पास करा सकते हो? नहीं। वैसे ये सॉलिड है, कहाँ होंगी कैपिलरीज? सप्लाई करने वाली कैप सेल के अंदर घुस जाएंगी? नहीं हो सकती ना। कार्टिलेज इज एवास्कुलर, जस्ट लाइक द एपिथेलियम। क्वेश्चन भी आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज एवास्कुलर? कार्टिलेज इज एवास्कुलर। कार्टिलेज कैसा होता है? क्योंकि सॉलिड मैट्रिक्स है ना, तो कहाँ होंगी ब्लड वेसल्स, ठीक है। यही आप बोन में उल्टा देखोगे, बोन इज हाईली वेस्कुलर। आप बोलोगे मैम मैट्रिक्स तो सॉलिड उसमें भी होता है, आप देखना उसमें कैसे होंगे ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो क्या इसके सेल्स डेड है? नहीं, सेल्स क्या है? लिविंग है। तो कैसे आता है न्यूट्रिएंट सप्लाई?
नहीं, बेसमेंट मेम्ब्रेन कार्टिलेज के एपिथेलियल टिश्यू बना दोगे क्या इसको? कार्टिलेज के कवरिंग में, द कवरिंग ऑफ द कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ द डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। कवरिंग ऑफ द कार्टिलेज, ये एनसीईआरटी में आपका लिखा नहीं है, बट इस पे PYQ और क्वेश्चन आया हुआ है, तो बहुत ब्रीफली आपको पता होना चाहिए। एवरी कार्टिलेज इज कवर्ड विद अ डेंस इरेगुलर टिश्यू, ठीक है, जिसका नाम आपको याद रखना है। इसको कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। पेरी मतलब क्या होता है? सराउंडिंग। पेरी वर्ड का मतलब क्या होता है? और पेरिकॉन्ड्रियम मतलब सराउंडिंग द कार्टिलेज, सराउंडिंग द कार्टिलेज, ठीक है। तो इसमें कैपिलरीज होंगी, यहां पे कैपिलरीज प्रेजेंट है, और यही कैपिलरीज न्यूट्रिशन कहां भेज रही है? अंदर की तरफ, ठीक है। आपको पेरिकॉन्ड्रियम में भी बच्चों ऐसा ही लैक्यूने दिखता है, यू कैन सी द लैक्यूने, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखना, पेरिकॉन्ड्रियम वाले लैक्यूने में आपको कितना सेल दिख रहा है? एक लैक्यूने में सिर्फ एक। ये जो सेल आपको यहां पेरिकॉन्ड्रियम के लैक्यूने में दिख रहा है, इसका नाम है कॉन्ड्रोब्लास्ट। ब्लास्ट का बारे में क्या बताया था मैंने आपको? फॉर्मेटिव सेल्स होते हैं। ब्लास्ट कैसा सेल होता है? जो कुछ बनाता है। क्यों ये टिश्यू स्पेशलाइज है? क्योंकि ब्लास्ट सेल जो एक रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं, वो ब्लास्ट सेल स्पेशलाइज होके यहां कॉन्ड्रोब्लास्ट बन जाता है। वो ब्लास्ट सेल स्पेशलाइज होके यहां क्या बन जाता है? और यही कॉन्ड्रोब्लास्ट एक बार डिवाइड हुआ तो कितना सेल बन गया? दो, और उस सेल को आपने क्या नाम दे दिया? कॉन्ड्रोसाइट। तो मतलब ब्लास्ट सेल जब मैच्योर होके अंदर आता है तो उसी का नाम क्या पड़ जाता है? एक बार डिवाइड हुआ तो दो सेल, फिर दोनों में से कोई एक डिवाइड हो गया तो कितना सेल? तीन, और दोनों एक एक बार डिवाइड हो गए तो बस यही लॉजिक है कि अंदर क्यों 2 से 4 सेल दिखते हैं। अब आप बोलोगे मैम अंदर आते हुए जरूरी है डिवाइड हो? यस, जब ये आउटर कवरिंग से अंदर की तरफ मूव करेगा मैट्रिक्स में, तो ये हमेशा क्या करेगा? डिवाइड करेगा, ठीक है। इतनी बातें आपको कार्टिलेज में याद रखनी, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो आप पढ़ते हो कि टिश्यू का लोकेशन फंक्शन कहां पे मिलता है, दोबारा पहले बता रही हूँ। कार्टिलेज जो है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है। स्केलेटल बिकॉज बॉडी का एंडोस्केलेटन बनाता है। फीटल स्टेज में तो मोस्ट ऑफ द एंडोस्केलेटन किसका बनता है? कार्टिलेज का ही बनता है, ठीक है। इसके बाद मैट्रिक्स कैसी है? सॉलिड है, प्लाइबल। प्लाइबल का मतलब क्या है? कंप्रेसिबल। क्यों? कंप्रेस होके बट रेजिस्ट करेगा, शेप रिगेन करेगा। बोलते क्या है इस वर्ड को? प्लाइबल, प्लाइबल बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि बोन में आप सीधा सीधा पढ़ोगे वो नॉन प्लाइबल है। बोन सीधा सीधा क्या है? नॉन प्लाइबल। ये क्या है? प्लाइबल, ठीक है। फिर ये सेमी रिजिड है। प्लाइबल क्यों है? तो क्योंकि कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट है। प्लाइबल क्यों है? क्योंकि कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट है। उसके बाद इसकी बात आती है सेल्स की। तो सेल्स जो है मैच्योर कार्टिलेज के सेल्स को क्या कहते हैं आप? कॉन्ड्रोसाइट। एक लैक्यूने में 2 से 4 कॉन्ड्रोसाइट आपको दिख सकता है, ठीक है। अब ये कॉन्ड्रोसाइट कहां से आता है? तो कवरिंग ऑफ द कार्टिलेज इज कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। क्योंकि कार्टिलेज ये वैस्कुलर होता है, सॉलिड मैट्रिक्स है, तो ब्लड वेसल तो हो नहीं सकता, तो जो ब्लड सप्लाई है वो कहां होती है? पेरिकॉन्ड्रियम में। पेरिकॉन्ड्रियम में लैक्यूने में आपको एक लैक्यूने में क्या दिखेगा? एक कॉन्ड्रोब्लास्ट, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल। क्योंकि ये कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या बनाएगा? कॉन्ड्रोसाइट, और ये कॉन्ड्रोसाइट ही इस कार्टिलेज का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। तो कार्टिलेज के फॉर्मेटिव सेल्स को क्या कहते हैं आप? कॉन्ड्रोब्लास्ट। कार्टिलेज के मैच्योर सेल्स को क्या कहते हैं आप? कॉन्ड्रोसाइट। और एक टर्म और याद कर लो, अगर किसी कारण से कोई डिजीज हो जाए या फिर कोई डिफेक्ट हो जाए तो उसमें कार्टिलेज डैमेज होता है। कार्टिलेज क्या होता है? डैमेज। बॉडी खुद ही कार्टिलेज को डैमेज करना शुरू कर देती है। उस केस में एक स्पेशलाइज्ड सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं। ये आपको याद करना है, इनको कहते हैं कॉन्ड्रोक्लास्ट। क्या वर्ड लगाया मैंने? कॉन्ड्रोक्लास्ट। ब्लास्ट मतलब फॉर्मेटिव,
जो बनाएगा, और क्लास्ट मतलब डिस्ट्रक्टिव, जो चीजों को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है द कार्टिलेज ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन इज बीइंग डैमेज्ड, विच सेल्स विल बी सीन, कॉन्ड्रोक्लास्ट, न्यू फॉर्मेशन ऑफ द कार्टिलेज इज अकरिंग इन द बॉडी, कौन सा दिखेगा, कॉन्ड्रो। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, समझ आ गया। लास्ट चीज जो फाइबर्स है, फाइबर के बेसिस पे कार्टिलेज का क्लासिफिकेशन है। फाइबर के बेसिस पे कार्टिलेज का क्या है, क्लास। येलो फाइबर दिख रहा है तो येलो इलास्टिक कार्टिलेज, व्हाइट फाइबर दिख रहा है तो व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज, बट क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना नहीं है। हाइलिन कार्टिलेज एक होता है जिसमें जब आप मैट्रिक्स को देखोगे तो लगेगा फाइबर नहीं है, होता है पर दिखता नहीं है, हाइलिन कहते हैं उसको, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कार्टिलेज प्रेजेंट इन द बॉडी। कहाँ कहाँ होता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जहां जहां दिया हुआ है। और कार्टिलेज वैस्कुलर है, ए वैस्कुलर है ना। एनसीईआरटी के अराउंड अकॉर्डिंग कार्टिलेज का लोकेशन कहाँ का दिया हुआ है, सबसे पहले तो ऑब्वियसली फीटल एंडोस्केलेटन में मैक्सिमम पार्ट में होता है। फीटल एंडोस्केलेटन पूरा पूरा बहुत सारा कार्टिलेज का बनता है ना। एडल्ट बॉडी में कहाँ कहाँ होता है, बर्थ के बाद, आफ्टर बर्थ। कार्टिलेज कहाँ कहाँ दिख सकता है, कार्टिलेज आपको दिख सकता है टिप ऑफ द नोज पे, ये क्या बताया मैंने, ईयर पिन्ना कहते हैं इसको, ईयर पिन्ना, कवरिंग बोन्स एट जॉइंट्स, कवरिंग बोन्स एट जॉइंट्स, यहां पे भी कार्टिलेज प्रेजेंट है। इन बिटवीन द वर्टिब्रा, आपका वर्टिब्रा किसका बना हुआ है, बोन का, है ना, पर उसके बीच बीच में, इन बिटवीन द वर्टिब्रा, उसके बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज। देखो आपका वर्टिब्रल कॉलम ऐसा है, 26 बोन का बना हुआ ऐसा, और इसके बीच बीच में, इसके बीच बीच में इस तरीके से प्रेजेंट है कार्टिलेज। क्यों होगा, कोई बता सकता है कि बोन टू बोन फ्यूजन क्यों नहीं है, बीच बीच में कार्टिलेज क्यों है। ये करते हो ना आप, बोन टू बोन फ्यूजन होता तो रिजिड हो जाता, ऐसे करते तो कड़ाक उठ जाता, फिर नहीं हो जाता। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये जो पोस्चर चेंज आप कर रहे हो, क्योंकि बोन है फिर बोन है पर बीच में क्या है, कार्टिलेज, तो कार्टिलेज थोड़ा दबता है ना, उसी दबने के कारण आप फ्लेक्सिबिलिटी शो करो, समझ आया। वेरी हाई स्ट्रेंथ कार्टिलेज है। हाई स्ट्रेंथ क्यों, क्योंकि लो स्ट्रेंथ होता तो झुक के 10 किलो उठाते तो फिर कड़ाक कार्टिलेज फ्रैक्चर, समझ आया। इसलिए बोन टू बोन पे क्यों होगा, ये एक बोन है ये एक बोन है, दोनों के सरफेस पे कार्टिलेज जहां जॉइंट बनता है, वहां क्यों होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए। बोन बोन से कांटेक्ट करेगा, मूवमेंट होगा, रिजिड है, दो रिजिड सरफेस रब होगी तो क्या होगा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन सेल को क्या करेगा, डैमेज। पर दो बोन है, मूवमेंट कर रहा है, पर यहां कार्टिलेज है, तो कार्टिलेज थोड़ा दबेगा, तो उसके कारण फ्रिक्शन क्या होगी, रिड्यूस, तो फ्रिक्शन रिड्यूस तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, समझ आया। और बोन टू बोन का कार्टिलेज अगर डैमेज हो जाए तो फ्रिक्शन होने लगेगा, वो जॉइंट को डैमेज करेगा। ये सब आप आगे पढ़ोगे, आप टिश्यू में ये सब ध्यान नहीं रखोगे तो आगे ये डिसऑर्डर आपको पढ़ना। ये कहानी सुनाने के लिए नहीं कह रही कि कहानी सुना देती हूँ आज क्लास में इनको, मैं एक भी वर्ड मैं पढ़ाने के बीच में जो आपको बोलती हूँ वो कहानी के लिए नहीं होता है, उसका यूज कहीं ना कहीं आगे आपके लिए है, इसीलिए मैं वो आपको बता रही हूँ। इन बिटवीन द वर्टिब्रा आपको पढ़ना है, एंड बिटवीन द जॉइंट्स आपको पढ़ना है आगे, समझ आ रहा है। और वहां पे मैं पूछूंगी आपसे कि ये बताया था यहाँ पे, आपको वो रिकॉल होना चाहिए। कैसे रिकॉल होगा, सारी चीजें रिवीजन पे आ जाए, समझ आया। तो दिस आर द वेरियस पोजीशंस, और भी जगह पे है। ट्रैकिया की रिंग्स होती है, ये सब तो आपने पढ़ा भी होगा, ट्रैकियल रिंग्स पढ़ा आपने, बचपन में पढ़ते थे। ट्रैकिया, ट्रैकिया पता है क्या होता है, विंड पाइप, विंड पाइप होता है ना, तो ट्रैकिया में ट्रैकियल रिंग्स कार्टिलेज की बनी होती है, इस तरह से सी शेप का कार्टिलेज होता है। क्यों, बचपन में आप पढ़ते थे टू प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया। कोलैप्स मतलब क्या, फट जाएगा, फिर हाँ लो एयर प्रेशर हो, सपोज लो एयर प्रेशर है
तो ऐसा नहीं है कि वो बलून की तरह कोलैप्स कर जाए, पिचक जाए, वो अपने शेप को क्या रखता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रैकियल रिंग्स, कार्टिलेज की बनी हुई। ठीक है, तो ये सारी चीजें, एक स्ट्रक्चर है, आप आगे पढ़ोगे, वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स, वो पूरा कार्टिलेज का बना है, दैट इज एंटायरली मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, तो आगे पढ़ते रहोगे तो आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, लिखो आप, राइट डाउन, हेडिंग डालो, राइट डाउन हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, लिखो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जल्दी से राइट डाउन, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में राइट डाउन स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, राइट डाउन स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड करो, कार्टिलेज एंड बोन। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड करो, कार्टिलेज एंड बोन, कार्टिलेज एंड बोन। डिवाइड स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू इनटू टू पार्ट, कार्टिलेज एंड बोन। लिखा, कार्टिलेज एंड बोन। नीचे एक लाइन लिखो, फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन ऑफ द बॉडी, फॉर्म्स द एंडो। डायग्राम मैंने ऐसा बनाया है ना, पर जब कार्टिलेज आइडेंटिफाई करने आएगा तो कैसे डायग्राम आएगा, ये डायग्राम आपको आइडेंटिफिकेशन में पता होना चाहिए। ये देख रहे हो, कॉन्ड्रोसाइट, और दूसरी चीज क्या मार्क है, कोलेजन फाइबर। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट सुन लो, इस बार के पेपर में जो आया था, डायग्राम्स थे, देयर वर डायग्राम्स इन द पेपर। डायग्राम देख के पता नहीं चल पा रहा था वहां लिखा क्या होगा, और जो ये मार्क है ना, यही मार्किंग आपको पता होनी चाहिए। ऊपर अगर कोलेजन फाइबर मार्क है तो कोलेजन फाइबर, यानी कि ऊपर आप कार्टिलेज सेल कर लो, आपको दिखे ना दिखे पेपर में, उनकी टेंशन नहीं है। एनसीईआरटी से आपको वो लेबलिंग क्या होनी चाहिए, याद होनी। ठीक है, चलो, सो राइट डाउन, फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन ऑफ द बॉडी, फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन ऑफ द बॉडी, एंडोस्केलेटन ऑफ द बॉडी। देन राइट डाउन, प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन्स। नहीं, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में लिख रहे हो अभी आप, यू आर राइटिंग अबाउट स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का दो पार्ट नहीं लिखा आपने, कार्टिलेज एंड बोन। अब नीचे आप उसके बारे में लिख रहे हो, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, यू आर राइटिंग ऑन द होल अबाउट द स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो राइट डाउन अबाउट स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन ऑफ द बॉडी, फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन ऑफ द बॉडी, protects soft organ, protects soft organ, protects soft organ। बोन के लिए स्पेशली आप लिख सकते हो कैल्शियम रिजर्व, कैल्शियम रिजर्व, और एक और आप लिख सकते हो हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अकेले करवा पाएगा क्या मूवमेंट लोकोमोशन, तो क्या लिखोगे, अलोंग विद मसल्स। आपके हाथ में बोन है ना, पर बोन को मूव कौन कराता है, मसल। आपके हाथ की बोन है ना, ये कैसे मूव कर रही है, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। हाँ लिख लो, लिखा रही हूं इसलिए मैं लिखा दे रही हूं आपको, लिखो, मैं बोल रही हूं, प्रोटेक्शन ऑफ द सॉफ्ट ऑर्गन्स, प्रोटेक्शन ऑफ द सॉफ्ट ऑर्गन्स। देन बोन के बारे में स्पेसिफिक कैल्शियम रिजर्व है ये, इट इज द कैल्शियम रिजर्व। कैल्शियम रिजर्व का मतलब समझ आया ना, कैल्शियम रिजर्व। और लास्ट, हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन अलोंग विद द मसल्स, हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन अलोंग विद द मसल्स, हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन अलोंग विद द मसल्स, अलोंग विद द मसल्स। अब हेडिंग डालो कार्टिलेज। नाउ पुट द हेडिंग एज कार्टिलेज, नाउ पुट द हेडिंग एज कार्टिलेज। आप कार्टिलेज लिखो, पॉइंट वाइज लिखना, ठीक है। लिखो कार्टिलेज के बारे में, राइट डाउन अबाउट द कार्टिलेज, इट इज सॉलिड, या
क्या बोल रहे हो? पूछ रहे हो आप? ये आप इतना डरते हो मेरे से या ड्रामा करते हो डरने का? डरते हो बेचारे हो, डर रहे हो तो बेचारे हो गए। तो पिटाई की है मैंने किसी की कभी? की है? अभी तक तो नहीं की। तक तो नहीं। अब लिखो। अब इतने छोटे आप हो नहीं ना कि आपके पेरेंट्स या आपके टीचर आपकी पिटाई करें। आपके लिए बोलना ही काफी होना चाहिए, है ना? तो राइट डाउन कार्टिलेज के बारे में। इट इज सॉलिड, इट इज सॉलिड। यहाँ सारे टर्म लिखे हुए हैं, देखो सारे टर्म लिखे हुए हैं। इट इज सॉलिड, प्लाइबल, प्लाइबल, प्लाइबल। प्लाइबल के ब्रैकेट में आप लिखोगे रेजिस्ट कंप्रेशन। प्लाइबल के ब्रैकेट में आप लिखोगे रेजिस्ट कंप्रेशन, रेजिस्ट कंप्रेशन, रेजिस्ट कंप्रेशन। देखा? देन राइट डाउन द मैट्रिक्स इज सेमी रिजिड, द मैट्रिक्स इज सेमी रिजिड। रिजिड क्यों नहीं है? ये भी तो स्केलेटल है बोन की तरह, तो ऐसा क्या अलग बोन में है कि बोन रिजिड है और ये रिजिड नहीं है? सॉल्ट्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, वो इसमें नहीं होते। ठीक है? अभी आप बोलोगे मैम सॉल्ट तो आपने लिखा हुआ है, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट नहीं है, ये ऑर्गेनिक सॉल्ट है। ये कैसा सॉल्ट है? ऑर्गेनिक सॉल्ट है। बोन की मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों? इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ठीक है, चलो तो राइट डाउन मैट्रिक्स इज सेमी रिजिड, मैट्रिक्स इज सेमी रिजिड। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहां से देख के लिखना है बच्चों, क्योंकि ये मूवमेंट लोकोमोशन में आगे मेंशन्ड है, आपको यहां याद करना है इसको। इट इज प्लाइबल ड्यू टू द chondroitin salts, it is pliable due to the chondroitin salts, it is pliable due to the chondroitin salts, due to the presence of chondroitin salts, chondroitin salts। ठीक है? it is pliable due to the presence of the chondroitin salts। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट लिखो, the fiber form the basis of classification, the fiber form the basis of classification, the fiber form the basis of classification, fiber form the basis of classification, fiber form the basis of classification। ठीक है? then very important, write down cartilage is covered by a dense covering, dense covering मतलब dense tissue। कौन सा dense? dense connective tissue। ठीक है? next point, cartilage is covered by a, cartilage is covered by a dense covering, dense covering called as perichondrium। cartilage is covered by a dense covering called as perichondrium, cartilage is covered by a dense covering called as peri मतलब बच्चों सराउंडिंग, perichondrium। ठीक है? cartilage is covered by a dense covering called as perichondrium। ठीक है? it has the blood supply, perichondrium के बारे में लिख लो, it has the blood supply। perichondrium लिखा ना आपने, उसी को अंडरलाइन करके उसके नीचे ये पॉइंट लिखना है। ये पॉइंट आप किसके बारे में लिख रहे हो? पेरिकॉन्ड्रियम के बारे में लिख रहे हो। पेरिकॉन्ड्रियम को अंडरलाइन करो, उसके बारे में लिखो। इट हैज द ब्लड सप्लाई, इट हैज द ब्लड सप्लाई, द ब्लड सप्लाई एंड कैविटी, एंड कैविटी, एंड कैविटी enclosing the chondroblast, cavity enclosing मतलब कैविटी के अंदर क्या है? enclosing single chondroblast। एक कैविटी में कितना chondroblast है? सिंगल। कैविटी enclosing single chondroblast। दोबारा बता रही हूं, पेरिकॉन्ड्रियम के बारे में, इट हैज द ब्लड सप्लाई एंड cavity enclosing single chondroblast। ठीक है?
अब नेक्स्ट लिखो, अब नेक्स्ट लिखो, द कॉन्ड्रोब्लास्ट डिवाइड एंड मैच्योर, क्या बनाते हैं बच्चों डिवाइड और मैच्योर करके? ये कॉन्ड्रोसाइट। बोन में देखोगे नहीं होता ऐसा, सिर्फ मैच्योर होता है, डिवाइड नहीं होता, ठीक है। द कॉन्ड्रोब्लास्ट डिवाइड एंड मैच्योर, द कॉन्ड्रोब्लास्ट डिवाइड एंड मैच्योर टू फॉर्म, द कॉन्ड्रोब्लास्ट divide and mature to form chondrocyte. The chondroblast divide and mature to form chondrocyte, to form chondrocyte, ठीक है। chondrocyte के आगे डैश डाल के लिख दो, chondrocyte के आगे डैश डाल के या नीचे नेक्स्ट पॉइंट जैसा आपको ठीक लगे। chondrocyte के बारे में आपको लिखना है, डैश डाल के लिखो या नीचे लिख लो जैसा आपको ठीक लगे। You have to write about the chondrocyte. Chondrocyte. 2 to 4 cells. chondrocyte के कितने सेल होते हैं कैविटी में? 204, ठीक है। 2 to 4 cell present in cavity. 2 to 4 cell present in cavity. Present in cavity. And they secrete matrix and fiber. कार्टिलेज की मैट्रिक्स और फाइबर कौन बनाता है? कॉन्ड्रोसाइट। एंड दे सिक्रीट, सिक्रीट मतलब बनाना, एंड दे सिक्रीट, एंड दे भी नहीं लिख पा रहे हो क्या? एंड दे सिक्रीट, क्या सिक्रीट करेगा ये? मैट्रिक्स एंड फाइबर। मैच्योर सेल यही है ना कॉन्ड्रोसाइट, तो दे सिक्रीट matrix and fiber, and they secrete matrix and fiber, matrix and fiber। लिखा 2 to 4 present in each cavity and they secrete matrix and fiber, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्या हो गया? अबाउट द स्ट्रक्चर। और एनसीईआरटी ने जिसको कैविटी लिखा है उसी कैविटी को क्या कहते हैं बच्चों? लैक्यूले। दैट कैविटी इज कॉल्ड एज लैक्यूले, ठीक है। अब 2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट लिखो। कार्टिलेज इज एवास्कुलर, क्वेश्चन आएगा 4 टिश्यू लिख देगा, पूछ देगा हाउ मेनी आर एवास्कुलर, किसको किसको टिक करोगे? एपिथेलियम और कार्टिलेज, कार्टिलेज इज एवास्कुलर, कार्टिलेज इज एवास्कुलर। और दूसरा पॉइंट लिखो कॉन्ड्रोक्लास्ट, यहां लिखा हुआ है कॉन्ड्रोक्लास्ट आर कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल्स। कॉन्ड्रोक्लास्ट, ये रहा, कॉन्ड्रोक्लास्ट आर कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल्स। कॉन्ड्रोक्लास्ट आर कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल्स। कॉन्ड्रोक्लास्ट आर कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल्स, कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल्स। फॉर्मेटिव सेल्स कौन से हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट। और डिस्ट्रक्टिव सेल्स कौन से हैं? और मैच्योर सेल्स कौन से हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। जो मैट्रिक्स बनाते हैं वो कौन है? कॉन्ड्रोसाइट्स। समझ आ गया? तो दिस इज बेसिकली ऑल यू नीड टू अबाउट द कार्टिलेज। लास्ट लिखो लोकेशन फंक्शन, कहाँ दिखता है, कहाँ मिलता है। राइट डाउन लोकेशन फंक्शन, ठीक है। नाउ सी एनसीईआरटी की लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। देखो एनसीईआरटी की लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट रखती है, ये सब आपको हाईलाइट कर लेना है क्योंकि आप भूलोगे ये चीजें। हाईलाइट तो वैसे मैं आजकल देखती हूँ 10 तरह का हाईलाइटर रख के बच्चे पूरी बुक ही हाईलाइट कर देते हैं, पर ये कोडिंग होनी चाहिए कि मैं ग्रीन से वो हाईलाइट कर रहा हूँ जो मैं बार बार भूल जाता हूँ, वो ग्रीन से हाईलाइट करो ताकि ग्रीन ग्रीन पार्ट को रिवीजन करते हुए बार बार देखो, ताकि जो भूल रहे हो वो आपको याद रहे। ऐसे हाईलाइटिंग होती है, ठीक है। अब देखो बाकी तो जो भी आपने लिखा है रिप्लेस बाय बोन ये सब मैंने सब बताया। अब देखो कैसे लिख देता है एनसीईआरटी। लिम्स एंड हैंड, क्या हैंड लिम्ब का पार्ट नहीं है क्या? हाँ, अभी पेपर में ऐसे लिखा होगा कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन लिम्ब हैंड, ऑप्शन दे देगा या बोथ। आप सोचोगे हैंड ही तो लिम्ब है, हैंड लिम्ब है, लेग भी लिम्ब है, हैंड और लेग क्या है? पर इसको ऐसे लिखना था, लिम्स एंड हैंड में अलग अलग है, मर्जी है ये लिखेगा ऐसे,
और इस तरह का स्टेटमेंट आएगा तो आपको उसको करेक्ट कर देना पड़ेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस है एनसीईआरटी पर, जो जैसा लिखा है वो वैसा आपको याद करना है, ठीक है। आप सोचोगे कि बड़ा अटपटा लिखा हुआ है, हैंडी तो लिम्ब होता है, पर इसकी मर्जी, ये ऐसे लिखेगा, आप ऐसे याद। ईयर पिन्ना ना लिख के लिखेगा आउटर ईयर जॉइंट्स, तो आपको वही याद करना है। ये हालांकि ईयर पिन्ना है, पर एनसीईआरटी क्या लिख रहा है, आउटर ईयर जॉइंट्स, तो आपको याद भी वही करना है, आउटर ईयर, ठीक है। चलो लिखो लोकेशन फंक्शन, राइट डाउन द लोकेशन फंक्शन। लोकेशन फंक्शन में राइट डाउन, सबसे पहले लिखो इन द फीटल स्टेज, इन द फीटल स्टेज, इन द फीटल स्टेज। फीटल समझ गए ना, फीटल मतलब जब बेबी मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहा है। इन द फीटल स्टेज मोस्ट ऑफ द एंडोस्केलेटन, मोस्ट ऑफ द एंडोस्केलेटन, in the fetal stage most of the endoskeleton is made up of cartilage. Most of the endoskeleton is made up of cartilage. Most of the endoskeleton is made up of cartilage, which is later on most of the endoskeleton is made up of cartilage. Most of the endoskeleton is made up of cartilage, which is, कौन replace करता है, bone, which is replaced by bone later on. Most of the endoskeleton is made up of cartilage, which is replaced by bone later, which is replaced by bone later on, which is replaced by bone later on, ठीक है। आफ्टर बर्थ लिख लो, कहाँ कहाँ दिखता है, टिप ऑफ नोज, ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना आपके एनसीईआरटी नहीं लिखता, आपका एनसीईआरटी क्या लिखता है, आउटर ईयर जॉइंट्स, तो आप भी यही याद रखो, आउटर ईयर जॉइंट। कवरिंग द बोन्स एट जॉइंट्स, इन बिटवीन द वर्टिब्रा, ट्रैकियल रिंग, रैरिंग्स, और जो आपका एनसीईआरटी लिखता है वो भी लिख दो। लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट, लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट्स, इन सारी जगहों पे है। टिप ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, ईयर पिन्ना की जगह लिखा है आउटर ईयर जॉइंट्स, ईयर पिन्ना की जगह लिखो आउट, ईयर पिन्ना भी लिख सकते हो, ईयर पिन्ना भी पूछ देता है, आउटर ईयर जॉइंट्स, आउटर ईयर जॉइंट्स। फिर आपका कवरिंग बोन्स एट द जॉइंट, बोन के सरफेस को कवर करता है जॉइंट्स पे, कवरिंग बोन्स एट जॉइंट्स, कवरिंग बोन्स एट जॉइंट्स। यहां पे इसका काम क्या है, बोन पे जॉइंट को क्यों कवर करता है, फ्रिक्शन रिड्यूस करना, है ना, कवरिंग बोन्स एट जॉइंट्स। फिर आपके इन बिटवीन द वर्टिब्रा, इन बिटवीन द वर्टिब्रा, यहां क्या काम है, फ्लेक्सिबिलिटी देना, वेरी गुड, हाँ कंप्रेस होगा, इन बिटवीन द वर्टिब्रा। फिर लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट, और ये भी याद कर लो, ब्रीदिंग चैप्टर इसके बाद पढ़ोगे उसमें आएगा, ट्रैकियल रिंग्स एंड लैरिंग्स, ट्रैकियल रिंग्स एंड लैरिंग्स, ट्रैकियल रिंग्स एंड लैरिंग्स, ट्रैकियल रिंग्स एंड द, हो गया सबका, ट्रैकियल रिंग्स, लैरिंग्स, लिम्स एंड हैंड इन एडल्ट, इन बिटवीन द वर्टिब्रा। देखा सबने, तो ये था कार्टिलेज, दिस वॉज द कार्टिलेज। अब इसी की तरह का, पर इससे एकदम अलग है, इसी की तरह का स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, बट आप देखोगे सेल्स, मैट्रिक्स, वैस्कुलैरिटी एकदम क्या है, अलग, एकदम डिफरेंट है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकेंड स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू विच इज द बोन। अभी आप पढ़ रहे थे कार्टिलेज और अब आप पढ़ोगे बोन, ठीक है। बोन में भी वही पढ़ना है, क्या क्या, सेल्स, मैट्रिक्स एंड फाइबर, ठीक है। अब कुछ चीजें आपसे पूछती हूँ, देखती हूँ आपको समझ आ गया कि नहीं। मैंने बोला द डेंस कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड एज पेरिकॉन्ड्रियम, तो डेंस कवरिंग
of the bone will be called as? Very good answer. It is called as periosteum. Dense covering of the bone is called as periosteum. पर आप एक चीज देख रहे हो, मैंने वहां पे जो कवरिंग है सिर्फ एक तरफ बनाई थी ना, मैंने वहां पे कवरिंग कितनी तरफ बनाई थी, पर इन द केस ऑफ द बोन ये जो कवरिंग है ना, ये आउटर एंड इनर दोनों होती है, पेरियोस्टियम और ये इनर पेरियोस्टियम, वो आउटर पेरियोस्टियम और ये इनर पेरियोस्टियम, ठीक है, दोनों तरफ ये डिफरेंस है। जो कार्टिलेज की कवरिंग, सॉरी डेंस कवरिंग कार्टिलेज में एक तरफ होती है, वो डेंस कवरिंग बोन में किधर होती है, इनर एंड आउटर। ये तो आप सेक्शन में माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हो ना, आप देखो बोन को देखोगे तो ऐसा दिखेगा, आपको थोड़ा समझ आ जाएगा इससे। बोन को देखोगे ना, सपोज ये बॉडी का कोई भी लॉन्ग बोन है, ठीक है, इट इज अ लॉन्ग बोन ऑफ द बॉडी, और बॉडी के जो लॉन्ग बोन्स होते हैं अंदर से हॉलो है। सपोज दिस इज अ लॉन्ग बोन ऑफ द बॉडी, तो जो पेरियोस्टियम है ना वो ऐसे है, इट इज प्रेजेंट, पेरियोस्टियम यहां भी है। ये आउटर कवरिंग है या इनर, ये आउटर है, दिस इज पेरियोस्टियम कवरिंग द बोन, और ये पेरियोस्टियम कहाँ है, समझ आया। अब जब आप सेक्शन काटोगे, आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना चाहते हो, तो आप ऐसे सेक्शन काटोगे ना, तो एक ऐसे बाहर दिखेगी और एक ऐसे ऐसे अंदर, और ये क्या है, दिस इज द हॉलो कैविटी, ये बोन की क्या है, हॉलो कैविटी है, दिस इज द हॉलो कैविटी, ये सिर्फ लॉन्ग बोन्स में होती है, दिस इज अ हॉलो कैविटी, ये सिर्फ किस बोन में प्रेजेंट होती है, लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी, लॉन्ग बोन्स ऑफ बॉडी, लॉन्ग बोन्स ऑफ बॉडी जैसे कि आपके लिम्स के बोन्स, लिम्स के बोन्स, ये लॉन्ग बोन्स में, ठीक है। तो ये जो आपको बच्चों दोनों लेयर यहां दिख रही है, ये दोनों लेयर कौन सी है, बोथ ऑफ दिस लेयर इज पेरियोस्टियम। आपको इसलिए ये दिखा दिया कि ऐसे होती है, जब आप देखोगे अंडर द माइक्रोस्कोप, तो ये सेक्शन काट लोगे, तो ये सेक्शन काट लोगे तो ऐसा दिखे, ठीक है। आप ये जो चीज देख रहे हो, ये रही, यहां से आपने सेक्शन काटा है, ये आपने सेक्शन काटा है, आपने ये सेक्शन काटा ये वाला, तो ये आपको ये दिख रहा है, ठीक है। अब कैल्शियम कहाँ, पढ़ाऊँ नहीं, पहले बता दो, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, पढ़ लो पहले, पढ़ने के बाद आपको नहीं पता चलेगा तो आप पूछ लेना, ठीक है। पहले पढ़ लो कैल्शियम और पोटेशियम कहाँ का होता है। नाउ लिसन, मैं बार बार आपको एक बात बता रही हूँ, 2 साल में इतना पढ़ना है ना, इतना पढ़ना है ना, कि अगर सिस्टमैटिक नहीं चलोगे, टीचर जैसे बता रहा है, टीचर जैसे सिखा रहा है, तो आप सीख ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, खुद पॉसिबल ही नहीं है। द काइंड ऑफ स्टडी विच यू आर डूइंग, और स्पेशली फॉर सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, लेकर एनसीईआरटी बायो तो थोड़ी बहुत हवा लग जाएगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बेसिक्स आपने कुछ कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है, बट फिर भी नीट लेवल के लिए ज़रूरी है कि आप सिस्टमैटिक, ठीक है, चीज़ों को एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, धीरे धीरे आराम से सीखना है उसको, क्योंकि 2027 तक याद रखना है। ऐसा थोड़ी है कि आज पढ़ा और 11 मई को एग्ज़ाम दिया फिर भूल जाओ। 10 तक तो यही कर रहे थे, 10 तक तो यही कर रहे थे, या साल साल भर पढ़ के याद रख ले रहे थे। आधी तो किताब आती थी बोर्ड्स में, सिलेबस भी पूरी बुक नहीं आ रही थी, आ रही थी। कोविड का बैच वैसे ही हो, आप कब थे कोविड जब आया था, 4th 5th में हो गए, बस 6 से ही शुरू हो गया था, पढ़ना नहीं आपका, है ना, 6 से ही शुरू हो गया था आपका, समझ रहे हो। तो अब वो आदत चेंज करनी है, चीजों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, क्योंकि पूरी 2 बुक का सिलेबस एक साथ आएगा 3 घंटे में, 2 बुक का सिलेबस एक साथ 3 घंटे, एक सब्जेक्ट। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट
वन सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में ऐसा ही है, ठीक है। नाउ सी, बोन की आउटर एंड इनर कवरिंग इज कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम, पेरियोस्टियम। अब पेरियोस्टियम में भी बच्चों आपको उसी तरह का लैक्यूने या कैविटी दिखती है। पेरियोस्टियम में भी आपको क्या दिखता है, लैक्यूने या कैविटी, और इसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स है। इट हैज गॉट द स्पेशलाइज्ड सेल्स। पर ये सेल कार्टिलेज बनाने वाले हैं क्या? ये सेल किसका फॉर्मेशन करने वाले हैं? बोन। तो दीज स्पेशलाइज्ड सेल्स आर कॉल्ड एज osteoblast, single osteoblast in each lacune, single osteoblast in each lacune। एक लैक्यूने में कितना ऑस्टियोब्लास्ट दिख रहा है? एक दिख रहा है, और यही बोन का फॉर्मेशन करेगा। जैसे वहां कॉन्ड्रोब्लास्ट कर रहा था, वैसे यहां कौन करेगा? ऑस्टियोब्लास्ट करेगा, ठीक है। अब डिफरेंस देखो, मैंने कार्टिलेज की मैट्रिक्स ऐसे बनाई थी, पूरी एक जैसी, पूरी एक जैसी दिख रही है ना, कहीं कम ज्यादा है? पूरी एक जैसी है। इसका टर्म आप याद मत करना, डोंट रिमेंबर द टर्म, एनसीईआरटी ने कहीं नहीं दिया हुआ है। इस तरह की मैट्रिक्स को कहते हैं पूरी एक जैसी, होमोजीनस। ये टर्म आप कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में पढ़ते होगे, होमोजीनस सॉल्यूशन, एक जैसा, है ना। तो मैट्रिक्स कैसी है? होमोजीनस, पूरी एक जैसी, कार्टिलेज की मैट्रिक्स। अब देखो बोन की कैसे बना रही हो। बोन की ये जो मैट्रिक्स है ये ऐसी है, बोन की मैट्रिक्स ऐसी है। इज इट होमोजेनस? नहीं। ये मैं क्या बना रही हूं? बोन की मैट्रिक्स के कंसेंट्रिक रिंग्स हैं ये। बोन की मैट्रिक्स के क्या है ये? कंसेंट्रिक रिंग्स। ऐसी ही मैट्रिक्स होती है, कहीं भी खाली नहीं है। मैट्रिक्स सॉलिड है, पूरी भरी हुई है, सॉलिड है, पूरी भरी हुई है, बट नॉट होमोजीनस। इट इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ, कैसे डिपॉजिटेड है? कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। कॉन्सेंट्रिक रिंग का मतलब होता है एक के बाहर एक, रिंग्स के फॉर्म में, ऐसे सर्कुलर मैनर में। दीज कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ द मैट्रिक्स बच्चों, इसको कहते हैं लैमेला। तो बोन की मैट्रिक्स किस फॉर्म में डिपॉजिटेड है? लैमेला के फॉर्म में। इट इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ द लैमेला, ठीक है। तो सेल कहां पे होते हैं? मैट्रिक्स के बीच बीच में। सेल्स कहां होते हैं? मैट्रिक्स के बीच बीच में सेल्स होते हैं। तो बस यहां पे लैक्यूनेस होंगे, मैट्रिक्स के बीच बीच में ये क्या है? लैक्यूने। अब आप बोलोगे कि मैम क्या कार्टिलेज की तरह, ये सब जगह ऐसे ही होगा, मैं एक में बना के दिखा रही हूं। अब आप बोलोगे कि क्या मैम कार्टिलेज की तरह ये ऑस्टियोब्लास्ट जब अंदर आएगा तो ये डिवाइड करेगा क्या? नहीं, ये मैच्योर होगा पर डिवाइड नहीं करेगा। तो ये डिफरेंस है। अगर पेरियोस्टियम में एक लैक्यूने में एक ऑस्टियोब्लास्ट था, तो बोन की मैट्रिक्स के एक लैक्यूने में कितना ऑस्टियोसाइट होगा? एक ही। क्यों? इट बिकम्स मैच्योर बट डजंट, या ऐसे भी बोल सकते हो, मैच्योरेशन को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इट विल डिफरेंशिएट बट इट विल नॉट। तो आपको यहां भी बच्चों लैक्यूने में ये सेल्स दिख रहे हैं, पर एक लैक्यूने में एक ही सेल दिखेगा, सिंगल ऑस्टियोसाइट। मैच्योर सेल को ऑस्टियोसाइट कहते हैं, इन ईच लैक्यून। रीजन बीइंग, ये ऑस्टियोब्लास्ट डिवाइड नहीं करता, डू नॉट डिवाइड। सिर्फ क्या करता है ये? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट का मतलब मैच्योर होता है, मैच्योर होता है पर डिवाइड नहीं करता। कॉन्ड्रोब्लास्ट से अलग है, कॉन्ड्रोब्लास्ट डिवाइड भी करता है और डिफरेंशिएट भी करता है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया मैट्रिक्स किस फॉर्म में है, और मैट्रिक्स के बीच बीच में क्या है? सेल्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैट्रिक्स किस केमिकल का बना हुआ है, विच केमिकल डज द मैट्रिक्स हैज। जैसे कार्टिलेज में आपने पढ़ा, उसमें क्या है? कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स। उसकी मैट्रिक्स में क्या है? कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स। तो सॉलिड ये भी है, बट इट इज नॉन प्लायबल। ये नॉन प्लायबल है, कंप्रेस कर ही नहीं सकते। इट इज नॉट कंप्रेसिबल,
और इसकी मैट्रिक्स रिजिड है। वो सेमी रिजिड थी ना, इसकी मैट्रिक्स कैसी है? रिजिड है। ठीक है, और ये क्यों है ऐसी? क्योंकि मैट्रिक्स का एनसीईआरटी हालांकि इस डेटा को देता नहीं है, तो डेटा आपको डेटा की तरह बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बट आप ये समझ लो कि ये रिजिड क्यों है। अबाउट 70% ऑफ द मैट्रिक्स हैज इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, जैसे कि कैल्शियम के मतलब सॉल्ट्स जो आप पढ़ते थे ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह वैसे नहीं होते, अलग ही नाम होते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट और जिस तरह के सॉल्ट्स होते हैं जो कि आपको जानने ही नहीं है, यू डोंट नीड टू रिमेंबर। जानने के लिए बार बार बता रही हूँ, इतनी चीजें हैं कि जो नहीं आएंगी वो जानना नहीं है। इसीलिए सिर्फ क्या याद रखना है, किसके सॉल्ट्स हैं? इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, ऐसे याद रखो, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम। और अबाउट 30-40% जो है वो प्रोटीन है। 30% 40% क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन मतलब कैसा मैटर? ऑर्गेनिक मैटर। 60-70% जो है आपका, वो आपका इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। यही मैट्रिक्स को रिजिड बनाता है। ये मैट्रिक्स को क्या बनाता है? रिजिड बनाता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स सॉलिड है, नॉन प्लायबल है और रिजिड है। मैट्रिक्स में 70% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, मोस्टली ऑफ कैल्शियम, और 30-40% क्या है? प्रोटीन। ठीक है, मैट्रिक्स का डिपोजिशन किस फॉर्म में है? लैमेला। मैट्रिक्स का डिपोजिशन किस फॉर्म में है? लैमेला। इन बिटवीन द लैमेला क्या दिखता है? सेल्स प्रेजेंट इन द लैक्यूने, एंड ईच लैक्यूने हैज सिंगल ऑस्टियोसाइट। ठीक है, अब बात आ गई इसके वैस्कुलैरिटी की। आप बोलोगे मैम ये भी तो सॉलिड है, ये वैस्कुलर ही होगा। ठीक है, अच्छी बात है, ये दीवार सॉलिड है ना। ठीक है, तो दीवार के अंदर से तो कुछ पास नहीं कर सकता है, पर मैं छेद कर दूं तो बस उसी तरह के कैनाल्स इसकी मैट्रिक्स में बने हुए। ऐसा कोई कैनाल, मैंने बोला कि कार्टिलेज की मैट्रिक्स में कैनाल है, बोन में है। बोन की मैट्रिक्स में लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मतलब परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, एंड हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कैनाल्स है। मान लो दो परपेंडिकुलर कैनाल है, वो जुड़ेगा कैसे? हॉरिजॉन्टल कैनाल से। दो परपेंडिकुलर कैनाल है, जुड़ेगा कैसे? ठीक है, इतने सारे कैनाल्स हैं, और कैनाल के थ्रू क्या पास करता है? ब्लड वेसल्स। कैनाल के थ्रू क्या पास करता है? तो जहां बच्चों सॉलिड मैट्रिक्स के कारण कार्टिलेज एवैस्कुलर था, प्रेजेंस ऑफ द कैनाल्स के कारण, कैनाल, ये सेक्शन ऑफ कैनाल आपको दिख रहा है, जो लॉन्गिट्यूडनल कैनाल है उसका ये क्या दिख रहा है आपको? सेक्शन दिख रहा है, और ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल कैनाल से क्या होगा? कनेक्टेड होगा। तो आपको ये सेक्शन ऑफ कैनाल्स दिख रहा है। दीज आर द कैनाल्स जो कि ब्लड बोन को हाईली वैस्कुलर बनाते। कार्टिलेज जहां ए वैस्कुलर था, आपका जो बोन टिश्यू है बच्चों, द बोन टिश्यू इज हाईली वैस्कुलर। और हाईली वैस्कुलर होने का रीजन क्या है? हाईली वैस्कुलर होने का रीजन है लॉन्गिट्यूडनल कैनाल। एनसीईआरटी ने तो इसका नाम भी नहीं दिया है, बट आपको याद करना है क्योंकि ये PYQ है, हेवर्शियन कैनाल। जहां लिख दिया कि ट्रांसवर्स कैनाल इज हेवर्शियन, तो स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत। हेवर्शियन नहीं बताया था इसके बारे में, तो उन्हीं के नाम पे कैनाल का नाम है। और जो ट्रांसवर्स कैनाल्स हैं उसके बारे में वोकमैन ने बताया था, तो दोस कैनाल्स आर कॉल्ड एज वोकमैन्स कैनाल। ये आपको याद करने हैं नाम, ये याद करने वाली चीज है। लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स आर कॉल्ड एज हेवर्शियन कैनाल्स, ट्रांसवर्स कैनाल्स आर कॉल्ड एज। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि कार्टिलेज इज डिफरेंट फ्रॉम बोन इन, तो सॉरी, बोन इज डिफरेंट फ्रॉम कार्टिलेज इन हैविंग कैनाल्स, एंड दैट मेक्स इट हाईली, क्योंकि कैनाल के थ्रू, जैसे यहां पे छेद कर दूं, कैनाल जैसा बना दूं, तो तारवार पास हो जाएगी ना। बस वैसे ही बोन की मैट्रिक्स दीवार की तरह सॉलिड है, पर कैनाल है तो उसके थ्रू ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, वहां पे लिम्फेटिक वेसल, ब्लड वेसल पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोन क्या होती है? हाईली वैस्कुलर।
द बोन इज हाईली वैस्कुलर, ठीक है। लास्ट बात आ गई फाइबर। क्या फाइबर नहीं होते, भर के होते हैं। फाइबर भर के होते हैं, बट आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, नॉट डिस्टिंग्विशेबल। क्यों? सॉलिड मैट्रिक्स है ना, सॉलिड मैट्रिक्स में आपको दिखेगा नहीं फाइबर। फाइबर्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, कोलाजन वगैरह सब है, बट आपको दिखेगा नहीं। यू कैन नॉट सी इट अंडर द माइक्रोस्कोप, आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो कैसा फाइबर है, नॉन डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रही हूं, बोन जो है, सबसे पहले तो आउटर एंड इनर पार्ट ऑफ द बोन इज कवर्ड बाय पेरियोस्टियम। द डेंस कवरिंग ऑफ द बोन इज कॉल्ड पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम में लैक्यूने में ऑस्टियोब्लास्ट दिखता है। ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्मेटिव सेल है, स्पेशलाइज सेल है बोन का, जो डिफ्रेंशिएट तो करता है पर डिवाइड नहीं करता, ठीक है। बोन की जो अंदर मैट्रिक्स है वो सॉलिड है, नॉन प्लायबल है, रिजिड है, क्योंकि 70% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है, मोस्टली ऑफ कैल्शियम, ठीक है। एनसीईआरटी में एक लाइन लिख दी है, पता है एनसीईआरटी ने लिखा है, बोन इज ऑफ हाई स्ट्रेंथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर। ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है। द बोन इज ऑफ हाई स्ट्रेंथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर। तो लिखा रहेगा ऑप्शन में, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द बोन हाई स्ट्रेंथ? कैल्शियम सॉल्ट, कोलेजन फाइबर, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। यही एनसीईआरटी लिखता है, ठीक है। अब मैट्रिक्स डिपॉजिटेड कैसी है? तो रिंग्स के फॉर्म में। द रिंग्स आर कॉल्ड लामेला। इन बिटवीन द रिंग्स आर लैक्यूने। ईच लैक्यूने कंटेन्स सिंगल ऑस्टियोसाइट, सिंगल ऑस्टियोसाइट, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको लिखवाया कि कॉन्ड्रोसाइट सिक्रीट द मैट्रिक्स एंड फाइबर, तो यहां कौन करेगा? यहां कौन करेगा? मैट्रिक्स और फाइबर कौन बनाएगा? बनाता ऑस्टियोब्लास्ट। यहां पे बोन की मैट्रिक्स और फाइबर कौन बनाता है? ऑस्टियोब्लास्ट बनाता है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट बनाता है और बोन में ब्लास्ट, ठीक है। बोन इज हाईली वैस्कुलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, इसके थ्रू ब्लड वेसल्स वगैरह पास होती हैं। जैसे कि आपको यहां पे ये जो सेंटर में कैनाल दिख रहा है, इसका नाम है हेवर्शियन कैनाल। ये जो आपको हर कंसेंट्रिक रिंग के सेंटर में ये जो कैनाल आपको दिख रहा है, इसका नाम क्या है? हेवर्शियन। एक सेक्शन दिख रहा है, कैनाल ऐसी है ना, आपने सेक्शन काटा तो कैसा दिखेगा? राउंड। कोई लॉन्गिट्यूडनल चीज है, आप सेक्शन काट के देखोगे ना, तो सेक्शन काटोगे तो कैसा दिखेगा? राउंड दिखेगा। भिंडी ऐसी होती है, उसको सेक्शन काटते हो तो कैसी दिखती है? हेक्सागोनल दिखती है। राउंड कौन सी भिंडी दिखती है? क्योंकि वो हेक्सागोनल वैसे रहती है ना। तो ये सिलेंड्रिकल है, तो सेक्शन काटोगे तो कैसी दिखेगी? ठीक है, इसीलिए ये राउंड बना हुआ है। कैनाल राउंड नहीं होता है वैसे, कैनाल लॉन्गिट्यूडनल। समझ आ गया? तो दिस इज ऑल अबाउट द बोन। ये सारी चीजें हो गई बोन के बारे में। अब 2-3 लाइन सुन लो। सबसे पहले तो जो आपका एनसीईआरटी लिखता है, एनसीईआरटी लिखता है कि बोन जो हाई स्ट्रेंथ है, हाई स्ट्रेंथ होने का रीजन क्या है? हाई स्ट्रेंथ होने का रीजन है कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। दूसरी चीज, ये एक लॉन्ग बोन बना हुआ है बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत ब्रीफली एक चीज मेंशन कर दी है कि बोन की कैविटी में एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसको बोन मैरो कहते हैं। लॉन्ग बोन की कैविटी में एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसको क्या कहते हैं? बोन मैरो। वहां ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, वहां किसका फॉर्मेशन होता है? ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसलिए आपको ये लॉन्ग बोन बना के दिखाया है। ये लॉन्ग बोन की ये क्या दिख रही है? कैविटी दिख रही है ना। लॉन्ग बोन की ये जो कैविटी है, दिस कैविटी ऑफ द लॉन्ग बोन, यहां पे जब आप देखोगे ना, तो आपको स्पेशलाइज्ड 2 तरह का टिश्यू यहां दिखेगा। एक आपको ये दिखेगा जो रेडिश अपीयर करेगा। कैसा अपीयर करेगा? रेडिश। इसका नाम ही है, रेड के कारण इसको कहते हैं रेड बोन मैरो। क्या कहते हैं इसको?
यहां बनती है आरबीसी, और समझ आ गया रेड क्यों दिख रहा है? मिलियन ऑफ आरबीसी बन रही है, और आरबीसी में रेड पिगमेंट होता है ना, तो मिलियन ऑफ आरबीसी बन रही है तो टिश्यू कैसा दिखेगा? और ये जो मिडिल पार्ट ऑफ द बोन देख रहे हो ना, इस मिडिल पार्ट में आपको दिखेगा येलो येलो कलर का फ्लूइड, दिस इज येलो कलर का टिश्यू, दिस इज कॉल्ड एज द येलो बोन मैरो। और इस येलो बोन मैरो में बनते हैं डब्ल्यूबीसीज। येलो बोन मैरो में क्या बनते हैं? डब्ल्यू। बोलोगे मैम ये येलो क्यों दिख रहा है? आगे आप पढ़ोगे, दिस इज वेरी रिच इन एडिपोज टिश्यू, दिस इज वेरी वेरी रिच। बटर का कलर क्या होता है? बटर इज बिकॉज फैट, है ना, तो फैट स्टोरिंग टिश्यू का कलर क्या होगा? येलोइश होगा। एडिपोज टिश्यू यहाँ पे बोन मैरो में होता है, जिसके कारण वो थोड़ा क्या दिखता है? येलोइश। तो आप कहोगे मैम यहाँ नहीं होता एडिपोज, होता है ना, पर यहाँ रेड सेल मिलियंस में बनते हैं, तो येलो कलर की जगह ये कैसा दिखने लगता है? क्योंकि यहाँ रेड सेल्स बन रहे हैं, यहाँ तो कलरलेस सेल्स है ना। डब्ल्यूबीसी कैसा सेल है? कलरलेस, तो यहाँ फैट का कलर येलो दिखता है। ठीक है, तो लॉन्ग बोन की कैविटी में एनसीईआरटी लिखता है कि बोन मैरो कैविटी होती है जिसमें बोन मैरो होता है, जहां पे ब्लड सेल्स का क्या होता है? ये लॉन्ग बोन लग रहा है? ये लॉन्ग बोन नहीं है। अब बोलोगे मैम ये सब कहाँ लिखा है? लॉन्ग फ्लैट सब लिखा हुआ है, सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आगे मूवमेंट है लोगों। ये फ्लैट बोन है। ये कैसी बोन है? फ्लैट। रिब्स कैसे है? फ्लैट है। हाथ पैर के जो बोन्स होते हैं ना, फिंगर से, ये लॉन्ग बोन्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द बोन विच यू हैव टू स्टडी। नोट्स आप कल ही लिख पाओगे, आज लिख लो। अगर थोड़ा रुक जाओ ना 8 बजे तक। किसी क्लास में रुकते होगे नहीं, सच बता दो, सही बता दो। मैं कैमरा चेक करा लूंगी, मेरे पास अथॉरिटी भी है। नहीं रुकते? थैंक यू बच्चों, पढ़ के आना, इसको कल लिखेंगे। थैंक यू बेटा।